मिशन डेमोक्रेसी के सांस्कृतिक संवाद में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज जनपद जालौन से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की बुलंद, निडर, निर्भीक और जिंदा आवाज श्री केपी सिंह जी हमारे साथ। जनपद में जब जब सामाजिक सरोकारों वाली पत्रकारिता का जिक्र आता है तो श्री केपी सिंह जी का नाम शिखर पर निर्विवाद रूप से उपस्थित हो जाता है। वे सत्ता के बरक्स कलम के संघर्ष का प्रतीक हैं। वे मठों के प्रभाव से दूर राजनीति के जन सरोकारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके साथ वे विभिन्न मीडिया संस्थानों, अखबारों के संपादकीय के बेजोड़ चेहरे भी हैं। जो जनपद जालौन से संबंधित आपका जीवन है, उसके संबंध में कुछ वार्ता करना चाहेंगे। तो जैसा कि आज पत्रकारिता का स्वरूप है, जब पत्रकारिता का जन्म हुआ स्वतंत्रता आंदोलन से, तो वह एक तरीके से सांस्कृतिक साहित्यिक प्रतिरोध हुआ करता था। आज पत्रकारिता एक कैरियर है। कैरियर है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पत्रकारिता सिर्फ एक कैरियर है। इस बारे में आप अपनी यात्रा के संदर्भ में हमें बताने का कष्ट करें। पत्रकारिता की शुरुआत में जितने भी हमारे मार्गदर्शक मिले, जितने गुरुजन मिले, और उस समय की जो पत्रकारिता की जो परंपराएं थी, जो दिनमान जैसे राजनीतिक पत्रिका थी, दिनमान और रविवार जैसी मजबूत राजनीतिक पत्रिका, उसमें हम ये सब में देखते थे कि सरोकारी पत्रकारिता थी। पत्रकारिता जो लिखने पढ़ने वाले लोग, जो प्रखर राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता होते थे, वही लोग पत्रकारिता में आया करते थे। वरना ये माना जाता था कि पत्रकारिता तो अपने आप का अपने घर चलाने वाला पेशा है। तो कोई इस दृष्टिकोण से नहीं कि इसमें बहुत पैसा भी नहीं था, बहुत पैसे की दृष्टिकोण से कोई बड़ी संभावनाएं नहीं थी, तो वही लोग आते थे। लेकिन धीरे धीरे हमने पत्रकारिता का स्वरूप बदलते देखा। तो अब जिनकी कोई सरोकारी प्रतिबद्धताएं नहीं है, स्वाभाविक रूप से वो जॉब की तलाश में पत्रकारिता में आई। कितना ज़्यादा केस करा सकते हैं, ये इस मानसिकता से आज के पत्रकार कार्य कर रहे हैं। समाज के सांस्कृतिक संरक्षण की अपेक्षाओं पर आज की पत्रकारिता कितनी खरी उतरती है, या जो सामाजिक संदर्भ हैं उनके लिए पत्रकारिता ने कितनी पृष्ठभूमि तैयार की है, कृपया ये आप बताएं। ये शुरू में तो जो एक तरह से साहित्य और संस्कृति के साथ जिनका लगाव था, या साहित्यिक सांस्कृतिक प्रतिभा जिनमें होती थी, वही लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में आते थे। हैं ये तो जैसे मैं खुद भी पहले कहानियाँ लिखता था। मेरी कहानी किशोर अवस्था में बेड़ियों में झगड़ा स्वप्न के शीर्षक से स्वदेश, उस समय की एक अभी भी निकलता है दैनिक अखबार, स्वदेश में प्रकाशित हुआ था। उसको पूरे मध्य प्रदेश में द्वितीय स्थान मिला था। तो उसी की वजह से मुझे जो उस समय के संपादक थे अखबारों के, उन्होंने प्रेरित किया कि मैं पत्रकारिता का काम करूं। करंट जो समय पे जिस नियमित कॉलम लिखते थे, आई मासूम रजा, कमलेश्वर हुए और हरिशंकर परसाई हुए, इन जैसे दिग्गज इसमें साहित्यिक कॉलम लिखा करते थे। अंदाज़ा लगाइए कि वो कितना बड़ा अखबार होगा। तो उस अखबार में मुझे बहुत कम उम्र में इसीलिए अवसर मिला उसमें काम करने का, क्योंकि मैं कहानी लिखता था। तो उसकी पत्रकारिता की शुरुआत जो बुनियाद है, वो संस्कृति और साहित्य के प्रति जो लगाव है, सांस्कृतिक और साहित्यिक अगर प्रतिभा नहीं है तो वो पत्रकार एक अच्छा पत्रकार बन ही नहीं सकता। पत्रकार या मीडिया या जितने भी इनके पर्यायवाची संगठन हैं, उपनाम हैं, चाहे वो वेब पोर्टल्स हों, चाहे वो यूट्यूब चैनल्स हों, या वो स्थापित प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इनमें जो जनता के सांस्कृतिक तत्व हैं या जो प्रतिरोध के सांस्कृतिक तत्व हैं, इनकी मौजूदगी आप किस प्रकार देखते हैं? इनकी मौजूदगी कितनी है? इनका तो अब नितांत अभाव हो गया है। एक औपचारिकता के लिए ये है कि ग्राहक बनाने हैं तो कुछ साहित्यिक मिजाज के पाठक हैं या साहित्यिक मिजाज के दर्शक हैं, तो उनकी तरफ भी अपने संस्थान के लिए उनको भी अपनी संस्थान की तरफ आकर्षित कर सकें, इसलिए कुछ पूरक सामग्री संस्कृति और साहित्य के विषय में दी जाती है। संस्कृति और साहित्य के विषय में पहले जैसा मीडिया का रुख नहीं दिखाई देता, जो पहले मीडिया का रुख रहता था। दूसरी बात, पत्रकारिता में जनता पार्टी की सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री बने थे, तो सुनियोजित ढंग से उन्होंने जो सांप्रदायिक मिजाज की जो
युवक थे, उनको प्रेरित किया कि वो पत्रकार बने। बाद में वो संपादक बन गए और वो अपने ही मिजाज के लोगों को ढूंढने लगे। तो अब वो जो पत्रकार हैं उनका भी कोई जनवादी संस्कृति से तो कोई सरोकार नहीं है। संस्कृति के नाम से अब जब उनकी कोई सरोकार कभी उभरते भी हैं तो वो उनकी सांप्रदायिक चेतना है, तो वो अर्थ का अनर्थ कर देने का काम करती है। तो अब तो वो सांस्कृतिक सरोकारों से बहुत दूर जा चुकी है, और ख़ासतौर से जनवादी सांस्कृतिक सरोकारों से पत्रकारिता बहुत दूर जा चुकी है। पत्रकारिता के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में ज़्यादातर बहुत ही कूड़ मगज किस्म के लोग इस पर काम कर रहे हैं। यानी कि सामाजिक सरोकारों से बिना जुड़े हुए एक अच्छी पत्रकारिता की उम्मीद करना बेमानी है। बेमानी है। जो सामाजिक सरोकार की भी कभी ढकोसला किया जाता है, मैंने उन अखबारों में, कारपोरेट अखबारों में भी काम किया है जी। वहाँ पे एक ढकोसला किया जाता है कि सामाजिक सरोकारों के नाम पे विदेशी अखबारों की ट्रेंड की नकल करके उन्होंने कहा कौन अजब गजब काम कर रहा है, कौन नदियों के उद्धार का काम कर रहा है। तो ज़्यादातर NGOs की हम लोग स्टोरी छाप के और अपनी मुक्ति पा लेते हैं, तो वो कोई उस ढंग से अंदर से, हमारे अंदर से जुड़ी हुई चीज़ नहीं होती, और कोई बड़ा सार्थक काम नहीं होता। आप जनपद जालौन में लगभग 4 दशकों से सक्रिय हैं, और इस दौरान आप पत्रकारिता के अलावे भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा की गोष्ठियों से, वैचारिक आदान प्रदान से, उसकी सांस्कृतिक गतिविधियों से भी काफ़ी करीब से संलग्न रहे हैं। तो इस सारे माहौल में एक मीडिया स्तंभ भी आप हैं, आप एक जिम्मेदार संपादक भी रहे हैं विभिन्न संस्थानों के। तो इस दौरान आपने अखिल भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा से जुड़कर जो उसकी सांस्कृतिक भूमिका है, इसको रेखांकित किस प्रकार से आप करना चाहेंगे? नहीं, इप्टा से जो मेरा जुड़ाव और लगाव हुआ वो एक तरह से बहुत ही प्राकृतिक किस्म का था जी। जो मेरी, जिस ढंग से मेरी चेतना थी, जिस ढंग से मेरे जो सोचने का तरीका था, वो इप्टा से ही मेल खाता था। तो इसलिए इप्टा के साथ जुड़ाव कब हो गया मुझे पता ही नहीं चला, पत्रकारिता की शुरुआत के दिनों में भी हो गया। और इप्टा से मैंने देखा कि इप्टा के कई कार्यक्रमों में मैं संयोजक की हैसियत से भी रहा। तो हमने देखा कि प्रगतिशील साहित्य से, प्रगतिशील कविता से, उसको जोड़ने में, एक सांप्रदायिकता जैसी, जातिवाद जैसी बुराइयों से लोगों को उबार के और उनके अंदर जन चेतना का निर्माण करने में, इसमें इप्टा का योगदान बहुत ही अहम है। और इसमें जो हमारे साथी राज पप्पन जी हैं, अभी इप्टा की जो मौजूदा अध्यक्ष हैं देवेंद्र शुक्ला जी हैं, इन्होंने ये तो बहुत ही समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। और अभी की हमने ये टीम देखी कि जितना इप्टा काम कर रही है इस क्षेत्र में, वरना तो ये लगता है कि सारी गतिविधियाँ अब तो एक तरह से शून्य पैदा हो जाने की स्थिति थी, वो शून्य पैदा नहीं होने दिया। बल्कि जो दक्षिणपंथी संगठन है, जिन्हें तमाम सारे संसाधन उपलब्ध हैं, वो लोग भी गाँवों में, देहातों में लोगों में सांस्कृतिक चेतना का विकास करने के लिए उतना सक्रिय नहीं है जितना इप्टा यहाँ भूमिका अदा कर रही है। तो इप्टा की यहाँ पे बड़ी धार्मिक अंधविश्वासों को यहाँ लोगों ने भगवान प्रचारित करा दिया, देवी प्रचारित करा दिया, लड़कियों को उनको बैठा दिया, अंधविश्वासी जनता हजारों की, लाखों की संख्या में पहुँचने लगी। तो इप्टा ही की वो थी तैयार की हुई ज़मीन कि जिसकी वजह से आखिर में उस ढंग के इन अंधविश्वासों का, इन ढकोसलों का पर्दाफाश हुआ। तथाकथित भगवान बेनकाब हुए, तथाकथित देवियाँ बेनकाब हुई और पूरी समाप्त हुई। तो इप्टा का एक बड़ा सकारात्मक रोल है और एक बड़ी भूमिका है। अब भाई साहब ये बताइए आप कि आपने एक पत्रकार की हैसियत से आपने 2 सदियों के युग को देखा है, मिलन को देखा है। आपने इस सदी के पूर्वार्ध को भी महसूस किया है और पिछली सदी के उत्तरार्ध को भी आपने महसूस किया है। इन दोनों सदियों के जो संक्रमण काल है, इसमें जो राजनीतिक, सांस्कृतिक, आप प्रदूषण भी कह सकते हैं, बदलाव भी कह सकते हैं, अपना अपना नज़रिया है। लेकिन इन दोनों के बीच में जो युवा है वो कितनी चेतना विकसित कर पाया है या नहीं कर पाया है, तो एक राजनीतिक समझदारी वाले समाज के लिए, एक सांस्कृतिक रूप से मजबूत समाज के लिए और एक वैचारिक रूप से संपन्न राष्ट्र के लिए
युवाओं को आपका मैसेज क्या है? नहीं, युवा तो बहुत बड़े भटकाव के शिकार हैं। पिछली शताब्दी में ही कुछ जो पूंजीवाद से प्रेरित जो थे दार्शनिक, उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि ये इतिहास की और विचारों की समाप्ति का युग है। और इस शताब्दी में जब ये शुरुआत हुई शताब्दी की, तो हम देख रहे हैं कि ये बिल्कुल इसका साकार स्वरूप दिखाई दिया। अब कोई वैचारिक प्रतिबद्धता जैसी चीज़ ही नहीं बनी है। मौजूदा समय तो बहुत ही निराशाजनक माहौल है मौजूदा समय में, लेकिन हम ये नहीं समझते कि निराशाजनक माहौल बहुत समय तक ठहरेगा। संक्रमण काल है, संक्रमण काल में ऐसा अलबेलापन आ जाना स्वाभाविक होता है, लेकिन आगे चल के ये वो जो खिड़की है, जो एक प्रगतिशील चेतना की खिड़की है, वो निश्चित रूप से वही खुलेगी और वही सर्वाइव करेगी। और इसमें ये है कि जैसे इप्टा के हमारे साथी हैं, वो एक छोटा अगर पुस्तकालय अपने सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ साथ में एक पुस्तकालय भी स्थापित करें और लोगों में, युवाओं में खासतौर से प्रगतिशील साहित्य को पढ़ने की लगन पैदा करें। तो अभी भी मैं ये बात दावे के साथ कहता हूँ कि प्रगतिशील साहित्य में जो दम है वो दूसरे साहित्य में नहीं होगा। देवशासी साहित्य में उसमें कोई दम नहीं है। तो प्रगतिशील साहित्य के दम की जरिए से उनकी ज्ञान चक्षु खोलेंगे और जिस तरफ हम उनकी अग्रसरता चाहते हैं वो अग्रसरता होगी। यानी कि प्रगतिशील और सामाजिक समृद्ध समाज के लिए सांस्कृतिक रूप से जिन बातों का होना आवश्यक है उसमें प्रगतिशील और वैज्ञानिक तत्व प्रमुख हैं, ये आपका कहना है जी। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत शुक्रिया इप्टा के सांस्कृतिक संवाद को अपना अमूल्य समय देने के लिए। हम दोबारा आपसे पुनः मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।